हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम बढ़िया होंगे। और आई थिंक कि अब आपकी छुट्टियां हो गई होंगी, स्कूल क्लोज हो गए होंगे। ठीक है, तो इन छुट्टियों का भरपूर आपको लाभ उठाना है। और लाभ उठाने से मतलब मेरा ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है बच्चों। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि नानी के घर और बुआ के घर जाने में ही निकाल दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाएँ, आपको जाना नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए आप घूम कर आइएगा। थोड़ा सा माइंड भी रिफ़्रेश होता है। लेकिन आपको उसके बाद ये एम बनाना है कि इन छुट्टियों के टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हमको खींचना है। ठीक है ना। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि अब तक मैं एक एक वीडियो ही, एक एक लेक्चर ही अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इन छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस हो जाए। ठीक है, उससे हमारा ये होगा कि बच्चों के सिलेबस टाइम से होगा तो हमको रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। और जब हमारा सिलेबस टाइम से हो जाता है तो उसके बाद जो रिवीजन के लिए हमें टाइम मिलता है ज़्यादा, तो रिवीजन इत्मीनान से आराम से कर सकते हैं। हम चीज़ों को बारीकी से पढ़ पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा प्रवचन मैं दे नहीं सकता, है ना। और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज के लेक्चर 4 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 4 है, और आज हम पढ़ेंगे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज हम ओम्स लॉ को स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे। और उसके बाद R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। आपने ये फॉर्मूला 10th में भी पढ़ा होगा। यहाँ इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे था। ठीक है, और उसके बाद R इज इक्वल टू रो L अपॉन A पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो मटेरियल है वो ये है, ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, और मेनली R इज इक्वल टू रो L अपॉन A पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव लेवल पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। तो ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म आप ऑलरेडी इससे इंट्रोड्यूस्ड हैं। V इक्वल टू आई आर जो हम पढ़ते आए हैं 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, तो उसी को हम ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म कहते हैं, है ना। बस मैं तो इसमें आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अभी तक हो सकता है वो एक मिसकंसेप्शन हो आप लोगों के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor provided the physical conditions जैसे स्ट्रेन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ का आपने स्टेटमेंट पढ़ रखा है, कोई नई चीज़ नहीं है ना। कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो बात आपको मुझे बस नई बात जो बतानी है वो ये है कि जनरली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और आपको यही बताया जाता है ना।
कुछ ही बुक्स ऐसी हैं जिनमें ओम्स लॉ को एकदम सटीक बताया गया है ना। मैंने ज़्यादातर बुक्स देखी हैं उनमें बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, बताया गया है। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बच्चों, अगर हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देते हैं तो ये कुछ गलत है। और गलत कैसे है बच्चों, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको, कि हम जैसे कहते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। तो y और x दो वेरिएबल हैं। अब बच्चों वेरिएबल होते हैं दो टाइप के, एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट। जैसे यहाँ पर ये y x पर डिपेंड कर रहा है तो हम कहेंगे कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल तभी चेंज हो सकता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो, हम सब जानते हैं। मीन्स y तभी चेंज होगा जब x की वैल्यू चेंज हो। एंड वाइस वर्सा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम x वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज होती जा रही है तो y चेंज होता रहेगा। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये y है मेरा और I मेरा x है। इसका मतलब ये हुआ कि v I पर डिपेंड कर रहा है, मतलब v डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और I मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि मैं करंट को चेंज करके बैटरी का जो वोल्टेज है उसको चेंज कर सकता हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई बैटरी जैसे बैटरी का तो वोल्टेज फिक्स है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है या ये 2 वोल्ट की बैटरी है, व्हाटएवर, बैटरी का वोल्टेज तो फिक्स होगा। आप करंट को कम ज़्यादा करके, अगर मतलब आप करंट को ज़्यादा कर देते हैं इट मीन्स बैटरी अपना वोल्टेज बढ़ा लेगी। अगर हम करंट को कम कर देते हैं इट मीन्स वो बैटरी अपना वोल्टेज कम कर लेगी। फिर तो यार वो इच्छाधारी बैटरी हो गई, वो तो इच्छाधारी बैटरी हो गई कि अपनी इच्छा से अपने वोल्टेज को कम ज़्यादा कर लेती है, जबकि बैटरी का वोल्टेज तो फिक्स रहता है। इट मीन्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वी आई पर डिपेंड नहीं करता, वी आई पर डिपेंड नहीं करता है ना, बल्कि आई वी पर डिपेंड करती है, आई वी पर डिपेंड करती है। डेली लाइफ में अगर एग्जांपल ले, जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, जैसे चलते चलते पंखा एकदम स्लो हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई वोल्टेज लो हो गई। तो पहले वोल्टेज लो होते हैं, वोल्टेज लो होने की वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से पंखा हमारा स्लो हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो कहने का मतलब आई वी पर डिपेंड करती है, ना कि वी आई पर डिपेंड करता हो। ठीक है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। ठीक है, अगर मैथमेटिकली बात करें बच्चों हम, तो आई प्रोपोर्शनल टू वी एंड वी प्रोपोर्शनल टू आई मैथमेटिकली दोनों इक्विवेलेंट हैं। मैथमेटिकली दोनों इक्विवेलेंट हैं कि v को 2 टाइम्स करेंगे तो i 2 टाइम्स हो जाएगा, i को 2 टाइम्स करेंगे तो v 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। मैथमेटिकली दोनों इक्विवेलेंट हैं। लेकिन अगर फिजिकली बात करें, फिजिक्स के सेंस में बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये है हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, अब यहां से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि V और I का जो रेशियो होता है, V और I का जो रेशियो होगा बच्चों, वो ऑलवेज एक कांस्टेंट होता है। ओम्स साहब ये कहना चाह रहे थे कि V और I का रेशियो ऑलवेज क्या आता है, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया क्या, रेजिस्टेंस। उस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस पे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, कैसे है। ठीक है, तो वेयर R इज a proportionality, where R is a proportionality constant and known as resistance of the conductor, resistance of the conductor। ठीक है, R is a proportionality constant and it is known as resistance of the conductor। तो आपने जो पढ़ा है ये V इजिकल टू आई आर, जो हमको ऑलवेज माइंड में रहता है, V इजिकल टू आई आर, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, अब साहब
जैसे हमने जब ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था तो वहाँ हमने दो चीज़ें डिफाइन की थी कि कोई भी डिवाइस है या कोई भी सब्सटेंस है वो ओहमिक भी हो सकती है और नॉन ओहमिक भी हो सकती है। तो इसके बेस पर भी हम ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइस डिफाइन करेंगे कि अगर हम बच्चों V और I के बीच इस इक्वेशन से V और I के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो V हमारा y पर हो गया और I हमारा x पर हो गया, R हमारा कांस्टेंट है तो ये हमने m मान लिया। y = mx का मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट मीन्स भाई ये ओम्स लॉ ही तो है। तो अगर कोई डिवाइस वाकई ओम्स लॉ को फॉलो कर रही होगी, अगर कोई डिवाइस वाकई ओम्स लॉ को फॉलो कर रही होगी और उसके लिए हम B और I के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो उस डिवाइस को बच्चों हम कहते हैं, उस सबस्टेंस को हम कहते हैं ओहमिक डिवाइस या ओहमिक सबस्टेंस। क्लियर? ओहमिक डिवाइस और ओहमिक सबस्टेंस। क्लियर बच्चों? इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें थीटा तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा m = tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये किसके पैरेलल है? v के। तो v और अपॉन बेस में क्या है हमारा i, तो v/i और v/i बच्चों किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस के। तो एक कॉन्सेप्ट आपके लिए ये बन गई कि अगर हमें v और i के बीच ग्राफ दिया हुआ है, अगर हमें v और i के बीच ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ का स्लोप ऑलवेज हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ स्टेटमेंट को। अब बच्चों जो डिवाइस है वो हमारी नॉन ओहमिक भी हो सकती है। नॉन ओहमिक का मतलब है कि वो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, वो ओम्स लॉ की बात को नहीं मान रही है। ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि v और i का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट क्या है हमारा? r। तो नॉन ओहमिक डिवाइस कहती है कि हम v और i के रेशियो को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम v और i के बीच ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ कोई कर्व आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आके कोई भी कर्व आ रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो डिवाइस या सबस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस डिवाइस को हम बच्चों बोलते हैं नॉन ओहमिक डिवाइस या सबस्टेंस। नॉन ओहमिक डिवाइस या सबस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी सबस्टेंस के लिए, किसी डिवाइस के लिए अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है v और i के बीच तो वो ओहमिक है, और कोई कर्व है तो फिर वो आपका नॉन ओहमिक है ना। और नॉन ओहमिक के केस में अगर हमको बच्चों रेजिस्टेंस पता करना है तो स्लोप पता करना पड़ेगा, और स्लोप पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस पॉइंट पर हमको रेजिस्टेंस पता करना है उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रही है वो उस पॉइंट पर क्या हो जाता है? आपका स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू m = tan थीटा = डेल्टा b। ये हो जाएगा आपका डेल्टा b और ये हो जाएगी आपकी डेल्टा i, चेंज इन करंट, तो डेल्टा b/डेल्टा i, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है, और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? ओम्स लॉ, इसको अगर मैं ये कहूँ कि ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भाई, ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल से मतलब है कि अगर ये लॉ यूनिवर्सल होता तो जितनी भी डिवाइस हैं हर एक डिवाइस इस लॉ को फॉलो करती, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो इसको फॉलो करती हैं, कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो इसको फॉलो नहीं करती हैं। तो यूनिवर्सल कैसे हो गया? यूनिवर्सल तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे नहीं आप? यूनिवर्सल का मतलब कि पूरे जहां में जितनी भी डिवाइस होती वो सब फॉलो कर रही होती हैं इसको, तो यूनिवर्सल लॉ तो है नहीं। इसका मतलब v = IR इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। v = IR इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये करेक्ट है, अगर यहाँ पर ये करेक्ट है तो
करेक्ट है, तो ये ओमिक डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा जैसे ये कह रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये नॉन ओमिक डिवाइस है, हाँ या ना। लेकिन ये जो V/I है, ये जो V/I है, ये रेजिस्टेंस की ऑलवेज डेफिनेशन रहेगी, सही है। R = V/I, ये ऑलवेज रेजिस्टेंस की डेफिनेशन रहेगी। V = IR करेक्ट हो या ना हो, V = IR को कोई डिवाइस फॉलो कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो ऑलवेज क्या रहेगी, V/I। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब जो ओम्स लॉ है उसको हम ड्राइव करते हैं, इसका प्रूव करते हैं कि V और I का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ऑलवेज नॉट ऑलवेज, मतलब V और I का रेशियो कांस्टेंट रहता है अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस में कोई चेंज ना हो तो। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम ड्राइव करेंगे। अब देखिए साहब, तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो यहां पर अब हम कर देते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ या प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, या डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ या डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो B और I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो, तो ये बात हमको प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। we know that I इज इक्वल टू होता है NEAVD। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आप देख रहे हो कि हर बात यहीं से स्टार्ट हो रही है ना। तो I इज इक्वल टू NEAVD होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब मैथमेटिक्स कहता है कि जिसकी वैल्यू आप जानते हो कि ये तो इसके इक्वल होता है वो रखते चले जाओ। अब बच्चों मैं जानता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारी E/E/m और इनटू टॉ होती थी, तो BD की वैल्यू यहां रख सकते हैं हम। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा साहब NEA और BD की जगह रख दिया मैंने E/E/m और इनटू टॉ। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NE² A/m और E इंटू टॉ हो जाएगा। अब साहब इसमें हम E की वैल्यू जानते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, समझना चाहिए बात को, ये कंडक्टर था है ना, और इससे हमने ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसकी लेंथ है L, ये क्रॉस सेक्शन है A, इसके अंदर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और इस पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है साहब, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स क्या है, कंडक्टर की लेंथ। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं यहाँ E की जगह पर B/L रख सकता हूँ। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NE² A/m, E की जगह रख दिया मैंने B/L और इनटू में हो गया हमारा टॉ। ठीक है जी। अब साहब यहाँ से हमें चाहिए क्या, V और I का रेशियो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो V और I को इधर ले जाएंगे तो V/I, ठीक है, और ये ml को इधर ले जाएंगे तो ml और अपॉन में NE² टॉ, और ये हो जाएगा आपका A। ठीक है, ये आ गया साहब आपका V और I का रेशियो। अब देखिएगा ओम ने तो वो चीज़ निकाली थी एक्सपेरिमेंटली कि V और I का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा अगर हम कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करें तो। ठीक है, तो बच्चों देखो V और I का रेशियो आपके सामने है। अब इसमें देखो M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर की लेंथ को चेंज ना करें
तो ये भी कांस्टेंट हो गई, फिजिकल कंडीशन हो गई ना। उसके बाद एन क्या है साहब, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो फॉर ए गिवन मटेरियल एन भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब साहब टॉ क्या है साहब, टॉ है आपका रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करें कंडक्टर का, अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करें तो फिर टॉ भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि टॉ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ए हो गया साहब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर एरिया वायर की थिकनेस चेंज ना करें तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट हो गया। मतलब हम अगर कोई भी फिजिकल कंडीशन चेंज ना करें तो आप देखिए ये जो आपका B/I जो आ रहा है ये ऑलवेज क्या रहेगा, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ये क्या होता था एज पर ओम्स लॉ R, इट मीन्स ये जो पूरा है ये किसकी जगह पर है बच्चों, रेजिस्टेंस की जगह पर। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ml/Ne² A टॉ। ये हो गया साहब आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, क्लियर। तो कहने का मतलब हमने ये मैथमेटिकली प्रूफ कर लिया कि अगर वायर की फिजिकल, कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो तो V और I का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया साहब आपका प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ से चलेंगे I = NE/BD लेके BD की वैल्यू रख दी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी, आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको अब मिटा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं हम रेजिस्टेंस पर। ओम्स लॉ हमारा प्रूव हो गया, ओम्स लॉ का हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, ठीक है। V/I जो है आपका कांस्टेंट रहता है और उस कांस्टेंट को हम बोलते थे रेजिस्टेंस। अब बात आती है ये रेजिस्टेंस क्या है। अब रेजिस्टेंस पर चर्चा करते हैं बच्चों, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों अपोजिशन से, ठीक है। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ material by virtue of which it opposes the flow of current, और करंट बोले तो फ्लो ऑफ चार्जेज, तो फ्लो ऑफ चार्जेज, ठीक है। कहने का मतलब जब करंट का मतलब है कि उसमें चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो जब किसी भी मटेरियल से चार्ज फ्लो होते हैं तो उस मटेरियल में इनहेरेंट ये प्रॉपर्टी है कि वो उन चार्जेस के फ्लो में एक रुकावट डालता है, उसका अपोज करता है। जैसे मैकेनिक्स की दुनिया में, मोशन की दुनिया में अगर हम देखें तो जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर चलती है तो वो सरफेस उस बॉडी पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है और वो फ्रिक्शन उस बॉडी की मोशन को अपोज करता है, ठीक है। और अगर हमें उस बॉडी को लगातार कंटिन्यूसली अगर हमें चलाना है तो हमें उस बॉडी पर कॉन्टीन्यूसली एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर हमें किसी वायर में करंट फ्लो करानी है, करंट फ्लो करानी है मीन्स चार्ज फ्लो कराना है, तो उस चार्ज के फ्लो में वो मटेरियल एक रुकावट डालता है, एक अपोजिशन लगाता है। और अगर हम चाहते हैं कि उस वायर में, उस कंडक्टर में करेंट कॉन्टीन्यूसली फ्लो हो तो हमें उस पर लगातार एक फोर्स
या यूं कहिए पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी इसलिए लगातार हमें लगा के रखनी पड़ती है कि वो लगातार उस पर एक फोर्स लगाती है, ठीक है, जिससे कि वो चार्ज पार्टिकल्स चार्ज कैरियर्स क्या करते रहें, मूव करते रहें। जैसे ही हम बैटरी को हटा लेंगे तो क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा के छोड़ दें तो थोड़ी दूर चलती है और उसके बाद वो रुक जाती है। तो ठीक वैसे ही अगर हम बैटरी को हटा लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे और एटम्स क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर पीछे वो रुक जाते हैं। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो वो जो अपोजिशन है, मटेरियल जो चार्जेस के फ्लो में अपोजिशन लगा रहा है, उस अपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब उसके बाद आती है बच्चों डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जो ओम्स लॉ है ना, R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, वही रेजिस्टेंस की क्या है, डेफिनेशन। R इज इक्वल टू बी अपॉन आई मीन्स इट इज the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing through the conductor। ठीक है, आपको फिर बता रहा हूं, V इज इक्वल टू आई आर किसी सबस्टेंस के लिए, किसी डिवाइस के लिए ओबे करता हो या ना करता हो, कोई मटेरियल V इजिकल टू आई, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करता हो या ना करता हो, लेकिन R इजिकल टू बी अपॉन आई, ये रेजिस्टेंस की ऑलवेज क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी। ये बात आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, V इजिकल टू आई आर ओम्स लॉ है, जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल हर डिवाइस उसको फॉलो करे, लेकिन V अपॉन आई इक्वल टू आर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, जो फॉलो कर रही हैं डिवाइस उनके लिए भी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही हैं उनके लिए भी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन V अपॉन आई है। क्लियर? तो ये हो गई साहब इसकी डेफिनेशन। रेजिस्टेंस ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो ही होगा। ठीक है, अब साहब अगर रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें बच्चों, हम रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट और करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं 1 ओम, और ओम का सिंबल होता है बच्चों कैपिटल ओमेगा। ये ओमेगा होता है कैपिटल ओमेगा, जैसे छोटी ये बड़ी ये होती है ना, तो ये तो होता है आपका स्मॉल ओमेगा और ये होता है आपका कैपिटल ओमेगा, तो इसको हम पढ़ते हैं ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की ऐसा ही यूनिट हो गई बच्चों ओम। ठीक है, अब साहब एक और चीज, अ कंडक्टर, ठीक है, या अ मटेरियल which has some resistance, a material which has some resistance is called रजिस्टर। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रजिस्टर। कोई भी मटेरियल जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है, थोड़ा ज़्यादा कुछ मतलब रेजिस्टेंस है, तो वो क्या है, हमारा रजिस्टर है। ठीक है, अब साहब रजिस्टर का जो सिंबल होता है, जैसे कैपेसिटर का सिंबल था वैसे रजिस्टर का सिंबल ये होता है। अगर ये सिंबल है तो उसका मतलब होता है बच्चों फिक्स्ड रेजिस्टेंस, मतलब उस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से बीच में से ऐसे एरो लगा हुआ है, तो इट मीन्स वो जो आपका रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, और अगर कहीं पर बच्चों आपको इस तरह से सिंबल दे रखा है, तो ये सिंबल होता है आपका पोटेंशियल
पोटेंशियल डिवाइडर। ये किसका सिंबल होता है? पोटेंशियल डिवाइडर। तो 3 केस हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है। अब साहब इसके बाद ये आपने कर लिया होगा, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रजिस्टर क्या है, ये आपका समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ और अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस, किसी बॉडी का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अब हेडिंग डालते हैं साहब हम, फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर्स अपॉन विच, फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि मैथमेटिक्स बोलता है। ठीक है। तो बच्चों एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या था? एक्चुअल में रेजिस्टेंस था आपका ml अपॉन Ne² टॉ ए। जो बी और आई का जो हमने प्रूफ किया था, बी और आई का जो रेशियो निकाला था वो यही तो आया था, ml अपॉन Ne² टॉ ए। और वो रेशियो किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस के। तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस इक्वल है किसके? ml अपॉन Ne² टॉ ए के। ठीक है। अब देखिए साहब, आर देखिए mne² टॉ ए, इसको छोड़ो अभी, है ना। एल क्या थी? वायर की लेंथ। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, ठीक है ना। कहने का मतलब एक कंडक्टर है ये और एक कंडक्टर है ये। ठीक है। इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2, तो L2 ज़्यादा है। क्लियर? तो कहने का मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है साहब? दूसरा फैक्टर है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्रॉस सेक्शन एरिया आप जानते हैं, मान लीजिए एक कंडक्टर है बच्चों ये, ठीक है, और एक कंडक्टर है आपका ये। क्लियर? तो ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये A2 है, तो कौन सा ज़्यादा है? नीचे वाला, है ना। तो ये कह रहा है कि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने का मतलब है वायर थिन है, पतला है, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है मतलब वायर थिक है, मोटा वायर है ना। तो कहने का मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि थिकर वायर्स हैव लोअर रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू थिनर वायर। लो जी, कॉन्सेप्ट बन गई कि जो थिकर वायर होते हैं, मोटे तार जो होते हैं, उनका रेजिस्टेंस पतले वायर से कम होता है। यही कारण है बच्चों कि जो ये लाइन जो होती हैं हाई वोल्टेज वाली, जो बिजली घर से जो आती हैं पावर स्टेशन से, तो आपने देखा वो 3-4 वायर ट्विस्ट करके एक दूसरे के बाद तब ये मोटे मोटे तार बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? इसी वजह से कि जो मोटा तार होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, क्लियर? अब साहब, अब बचा ये वाला फैक्टर बच्चों। ये फैक्टर हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। देखिए, m इलेक्ट्रॉन का मास है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। मटेरियल चेंज होगा तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। और ये जो टॉ है, रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और मटेरियल कांस्टेंट रखें तो ये एक कांस्टेंट हो गया, है ना। और इस कांस्टेंट को बच्चों हम बोलते थे आपका रो। रेसिस्टिविटी आपको याद हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R, इसकी जगह हम लिख देंगे रो रेसिस्टिविटी और रो L अपॉन A। तो ये आ गया साहब फॉर्मूला। ये आपको ये पता चल गया कि R इजिकल टू रो L अपॉन A कैसे आया और कहाँ से आया। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आता है।
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम करेंगे वेयर रो इज इक्वल टू है हमारा m/ne² टॉ, ठीक है। तो रो क्या है साहब, रो इज अ कांस्टेंट एंड it depends upon material of the body and temperature मतलब इन दो के अलावा और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। या तो ये मटेरियल, जैसे ही आप मटेरियल चेंज कर देंगे रो चेंज हो जाएगा, जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे रो चेंज हो जाएगा। ना आप मटेरियल चेंज कर रहे हैं ना आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो रो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो रो केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, किस किस पर, आपका टेम्परेचर पर और मटेरियल पर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, तो रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस देखिए लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और रो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब रो मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे मटेरियल का तो रो चेंज होगी, रो चेंज होगी तो आर चेंज होगा। तो इसका मतलब आर भी किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। मटेरियल चेंज करेंगे रो चेंज होगी, रो चेंज होगी तो आर चेंज होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए, डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे डिपेंड करता है वो आपको पता ही है, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और टेम्परेचर एंड मटेरियल। तो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, R = ρl/A। अब साहब रो, एक और चीज देख लीजिए, रो मटेरियल पर डिपेंड करती है, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होगी। तो सबसे ज़्यादा जो रो होती है बच्चों वो इंसुलेटर्स की होती है। रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इंसुलेटर्स में। फिर इंसुलेटर्स सबसे ज़्यादा, फिर इंसुलेटर से कम होती है बच्चों एलॉयज की। किसकी, एलॉयज की। एलॉयज से फिर कम होती है आपकी सेमी कंडक्टर्स की, सेमी कंडक्टर्स। और सेमी कंडक्टर से कम होती है, सबसे कम होती है मतलब मेटल्स की, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी किस में होती है, इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर से कम एलॉयज में, एलॉयज से कम सेमी कंडक्टर में, सबसे कम मेटल्स में, ठीक है। अब साहब तो बच्चों ये आपका रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब आते हैं बच्चों हम डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये तो आपने कर लिया होगा ना। तो अब आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी पर, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी, रो को अब हम डिफाइन करेंगे। तो R = होता है ρl/A इफ L = 1 मीटर एंड A = 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो बॉडी है, मतलब जो तार है, उसकी 1 मीटर लेंथ ली और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो बच्चों R = हो जाएगा रो के, ठीक है। आगे डेफिनेशन, कहने का मतलब जो मटेरियल है उसकी हमें रेसिस्टिविटी डिफाइन करनी है। तो हमने उसका 1 मीटर साइड का, ठीक है, 1 मीटर साइड है ये तो एक क्यूब लिया इसका, समझना बात को, अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये 1 मीटर साइड का क्या है बच्चों, क्यूब, ठीक है। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक है ना।
अब ये जो एरिया है बच्चों ये कैसे स्क्वायर ही तो होगा, तो 1 मतलब 1 मीटर स्क्वायर। और ये वाला जो एरिया होगा बच्चों, जो ये वाला है ना, ये ऐसे है, मान लो ये क्यूब है, सपोज करो ये क्यूब है आपका, ठीक है ना, ये क्यूब है और ये ऐसे रखा है, तो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, ये साइड 1 मीटर, ये साइड 1 मीटर, तो ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये साइड भी 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर साइड का क्या है क्यूब, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, और ये साइड आपकी 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर साइड का क्यूब लिया हमने, ठीक है। तो इस 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के क्यूब का जितना रेजिस्टेंस होगा वही इस मटेरियल की क्या है, ये क्यूब जिस भी मटेरियल का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, जो भी है ना, जिसका भी है ये, तो 1 मीटर साइड के क्यूब का जितना रेजिस्टेंस होता है, 1 मीटर साइड और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के क्यूब का जितना रेजिस्टेंस होता है वही उस मटेरियल की क्या होती है बच्चों, क्या होती है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। और एक चीज और, रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अब मैं इसको रेसिस्टिविटी को डिफाइन करता हूं, तो इसे रफ कर देता हूं अब मैं। तो रेसिस्टिविटी क्या होगी बच्चों, रेसिस्टिविटी होगी रेसिस्टिविटी, नोट कर लीजिए, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ मटेरियल will be equal to resistance of the cube of 1 meter, cube of 1 meter length and 1 meter square cross section area of that material, ठीक है। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट मटेरियल, जिस मटेरियल का, इतना समझिए, जिस मटेरियल की हमें रेसिस्टिविटी पता करनी है बच्चों, उस मटेरियल का 1 मीटर साइड का एक क्यूब लेंगे, ठीक है। उस 1 मीटर क्यूब, वो जो क्यूब है 1 मीटर साइड का, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उस मटेरियल की क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कहिए रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब साहब यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो यहां से बच्चों रो हो जाएगी आपकी RA अपॉन L, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रेसिस्टिविटी की यूनिट हो गई बच्चों ओम मीटर, ठीक है। अब साहब ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब बच्चों एक और रिलेशन ड्राइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लास्ट लेक्चर देखिएगा, एंड में जाके, बिल्कुल लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो अब है आपका रिलेशन बिटवीन
रेसिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती थी बच्चों, म्यू ई, ठीक है। तो रो और म्यू ई में हमको रिलेशन बताना है। तो बच्चों वी नो दैट E इज इक्वल टू, ये लास्ट लेक्चर में रिलेशन था जो हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी ओम्स लॉ की, ये आपको याद होगा, है ना। तो E इज इक्वल टू रो जे होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, रो रेसिस्टिविटी, जे करंट डेंसिटी। अब हम जानते हैं बच्चों कि करंट डेंसिटी होती थी हमारी NEBD, ये रिलेशन भी हमने ड्राइव कर रखा है लास्ट लेक्चर में, करंट डेंसिटी होती है NEBD, ठीक है। तो यहाँ पर NEBD रख सकते हैं हम J की जगह पर, तो E इक्वल टू रो NEBD। अब म्यू ई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती थी बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, VD अपॉन E। इट मीन्स हम यहाँ से VD इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू ई इंटू ई, लिख सकते हैं, और इस VD की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साहब आपका J इज इक्वल टू सॉरी E इज, यहाँ पर करनी है ये पुट, ये यहाँ, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा रो NE, और VD की जगह रख देंगे हम बच्चों म्यू ई इंटू ई से E हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ 1, तो 1 इक्वल टू हो गया रो NE, और ये हो गया आपका म्यू ई, ठीक है जी। तो यहाँ से रो इक्वल टू हो जाएगा, रेसिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन NE म्यू ई, ये हो गया साहब रेसिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में रिलेशन, ठीक है। अब साहब ये थ्योरी तो बच्चों हमारी खत्म है, ठीक है, यही थ्योरी थी। अब इसके बाद बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग अब सेशन शुरू होगा हमारा, ठीक है, हाउ टू एनालाइज क्वेश्चंस, ठीक है, जो अब तक हमने पढ़ा है उस पर। तो बच्चों अब है आपका न्यूमेरिकल्स ऑन R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस और बहुत कितना इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और JEE नीट सब में पूछे जाते हैं बच्चों थोक के भाव में, है ना। तो न्यूमेरिकल्स ऑन R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है बच्चों स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग अ वायर। स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग अ वायर का मतलब है कि सपोज करो ये वायर है, इसकी इनिशियल लेंथ L1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, ठीक है। तो वो कहेगा कि वायर को स्ट्रेच किया, ड्रोन आउट किया, खींचा, सही है, और उसकी लेंथ को हमने इंक्रीज करके कर दिया कितना, L2। तो जब बच्चों हम इसको खींचते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन 11th में याद कीजिए कि अगर कोई सिलेंडर है उसको हम खींचते आ रहे हैं तो क्या होगा, लेंथ तो उसकी बढ़ती जाती है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता जाता है, उसका कम होता जाता है ना। तो यहाँ पर लेंथ L1 से L2 हो गई, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 से क्या हो जाएगा, A2, ठीक है। अब साहब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस R1 होगा रो L1 अपॉन A1, ठीक है। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस होगा R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, मटेरियल नहीं चेंज किया तो रो तो सेम ही रहेगी ना, वो तो मटेरियल पर ही डिपेंड करती है। अब इन क्वेश्चंस का की पॉइंट है बच्चों जिसमें स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहा होगा वायर का, उसका की पॉइंट ये है कि इस प्रोसेस में स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग की प्रोसेस में वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, कहने का मतलब जितना इस वायर का वॉल्यूम है उतना ही इस वायर का वॉल्यूम रहेगा। तो इस वायर का वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इनटू एरिया, तो L1 A1 और इसका L2 A2, तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, दिस इज द की पॉइंट, ठीक है। आपको ऑलवेज ये याद दिमाग में रखना है कि अगर स्ट्रेच या कंप्रेस हो रहा है वायर तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसका मतलब है कि स्ट्रेस होगा तो ये सिचुएशन है, अगर कोई वायर लेंथ मतलब ये सिचुएशन है तो वो कंप्रेस करके इस सिचुएशन में आ जाएगा, रिवर्सिबल, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ से R1 और R2 हमारे पास हैं, तो R1 अपॉन R2 करेंगे, R1 अपॉन R2 करेंगे तो ये आ जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ठीक है। और इस फॉर्मूले से ये जो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है इस वाले इक्वेशन से
अब अगर हम A2 अपॉन A1 की वैल्यू निकालें, A2 अपॉन A1 की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी हमारी L1 अपॉन L2। तो कहने का मतलब A2 अपॉन A1 की जगह पर हम L1 अपॉन L2 रख सकते हैं, तो L1 अपॉन L2 इंटू L1 अपॉन L2 हो जाएगा L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। एंड वाइस वर्सा हम L1 अपॉन L2 की जगह रख सकते हैं A2 अपॉन A1, तो L1 अपॉन L2 की जगह अगर A2 अपॉन A1 रखते हैं तो A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑलरेडी है ही तो पावर 4 हो जाएगी। R के रेडियस के बजाय हम डायमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, R इजिकल टू होता है D/2, तो D/2 तो ये हो जाएगा D2 अपॉन D1 का पावर 4। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर भी हो गया, R1 अपॉन R2 A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर भी हो गया, R1 अपॉन R2 R2 अपॉन R1 की पावर 4 हो गया, R1 अपॉन R2 D2 अपॉन डायमीटर जो है D2 अपॉन D1 की पावर 4 हो गया। तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब देखिए समझिए पहले। अगर हमको लेंथ गिवन है, मतलब हमको क्वेश्चन में लेंथ देगा कि लेंथ इतने टाइम्स कर दी खींच कर, तो अगर लेंथ बता रहा है, ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। देखिए यहाँ से R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर है ना, इट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, तब ये यूज करेंगे बच्चों हम। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया इतना हो गया या रेडियस इतनी हो गई, एरिया या रेडियस का बता रहा है, तो फिर R इज R1 अपॉन R2 क्या है R1 अपॉन R2 और इधर है R2 अपॉन R1, मतलब इनवर्स रिलेशन है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 की पावर 4। ठीक है, अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है बच्चों, और ये आप विश्वास नहीं करेंगे, ये इतना सिंपल एग्जांपल जेईई मेन 2022 में आया है, लगा लीजिए आप, इतना सिंपल पेपर आता है। ठीक है, 2022 में लेटेस्ट है ना। और क्वेश्चन क्या था, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज ड्रोन आउट का मतलब स्ट्रेच, सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ अगर L1 है तो ओरिजिनल लेंथ का 2 टाइम्स किया, इतना बढ़ा दिया, मतलब जो L2 लेंथ है बच्चों, L2 लेंथ क्या है, L1 तो थी ही, 2 टाइम्स और उसका बढ़ा दिया, तो कहने का मतलब अब वायर की लेंथ हो गई 3L1। क्लियर। तो मैं भी जो कह रहा था, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होना है, L1 अपॉन L2 वाला, जब आपको लेंथ बताएगा कि लेंथ इतने टाइम्स बढ़ा दी, है ना। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होना है, एरिया वाला या रेडियस वाला, जब आपको वो कहेगा एरिया इतने टाइम्स बढ़ा दिया घटा दिया, या रेडियस इतने टाइम्स बढ़ा दिया घटा दी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला करना है, फिर ये पूरी कहानी नहीं, मैंने आपको समझा दिया, ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो इतनी लेंथ हो गई। अब बच्चों वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, मतलब R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, R1 अपॉन R2 है तो L1 अपॉन L2 है, R2 अपॉन R1 कर दोगे तो L2 अपॉन L1, L2 कितनी है बच्चों 3L1 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, L1 से L1 कैंसिल, तो 9 रेशियो बना गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, हो गया सवाल। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब बच्चों एक और क्वेश्चन है आपका, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये है आपका, एन एल्युमिनियम वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्जर, द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज। तो एल्युमिनियम वायर इज स्ट्रेस्ड, की पॉइंट पकड़ना है, स्ट्रेच, और जब क्या चीज चेंज कर रहा है, लेंथ, मतलब आपको लेंथ दे रखी है कि लेंथ कितने परसेंट चेंज की उसने, 0.4%। तो सोचिए मत, अगर आपको क्वेश्चन में लेंथ स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग में दे रखा है कि लेंथ इतनी चेंज की है और लेंथ चेंज कर रहा है, तो आपको ये उठा लेना है चुपचाप। ठीक है, इट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज पूछ रहा है बच्चों, तो परसेंटेज चेंज आपके लिए आपने पढ़ा था कि डेल्टा x अपॉन x, यही तो होता था आपका परसेंटेज चेंज, याद करो 11th में। तो अब मेरे R कैसे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पर, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इक्वल टू 2, ये जो पावर है आगे आ जाएगी, और डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। सही है, ये क्या हो गई आपकी परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ठीक है, और वो आपको कितनी दे रखी है, 0.4, तो 2 इंटू 0.4, आंसर आ गया बच्चों 0.8%। सो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है,
ये बच्चों जेई में आ चुका है क्वेश्चन, अभी आई थिंक 2022 में ही आया है या 2021 में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के उठाया है बच्चों, क्यों? आप इस मेथड से तभी कर सकते हैं जब परसेंटेज चेंज 0.4%, 0.5%, 0.8%, मतलब इस तरह से बहुत बहुत कम परसेंटेज हो, तब आप इस मेथड से परसेंटेज चेंज निकालेंगे डायरेक्ट डेल्टा आर इंटू ए करके, और 2 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये आप तब करेंगे। अब मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है, द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलिंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाई 100%। अब यहाँ पर जो लेंथ में जो इंक्रीमेंट है बच्चों बहुत ज़्यादा है ना, तो अब आप गलती से भी इस मेथड को मत लगा देना। ये मेथड तब है जब परसेंटेज चेंज बहुत बहुत कम होता है, पॉइंट्स में होता है, ठीक है ना। अब ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वही क्वेश्चन है कि अगर लेंथ में 100% चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस में कितने % चेंज होगा। तो अगेन हमें किस में चेंज दे रखा है बच्चों, रेजिस्टेंस में, सॉरी लेंथ में चेंज दे रखा है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अब मैं इसको रफ कर दूँ, ये तो काफ़ी देर से लिखा हुआ है, आपने लिख भी लिया होगा आपके पास, ठीक है। तो अब देखते हैं सब, तो लेंथ में चेंज दे रखा है तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब बच्चों R2 अपॉन R1 इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे को चाहिए परसेंटेज चेंज, तो बच्चों डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 ये होता है आपका परसेंटेज चेंज। डेल्टा एक्स का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन ये इनिशियल वैल्यू और इंटू 100, आप याद रखिएगा ऑलवेज, ठीक है। ये कई जगह काम आएगा आपका, कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो x2 माइनस x1 मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। ये हो गया साहब। अब मेरे को चाहिए परसेंटेज चेंज, तो देखो ऐसे करना है, R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100 और L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 100, ये करना है। अब मैंने क्यों किया, आप सोच रहे कि साहब हमें कैसे पता चलेगा, देखिए R2 माइनस R1, R2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल और अपॉन R1, तो ये परसेंटेज चेंज हो गया किस में, रेजिस्टेंस में, तो -1 और इंटू 100 कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन लेंथ हमने कितने % बढ़ाई है, 100%, मतलब L2 जो है L1 का, L1 तो थी ही, अब L1 का 100% और बढ़ा दी है वो, तब L2 हुई है ना। तो ये हो जाएगा 100 से 100 मतलब 2L1 हो गई, अरे पूरी की पूरी मतलब L थी 100% बढ़ा दी, मतलब L1 और बढ़ा दी तो 2L1 हो जाएगी ना। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो बच्चों, L2 कितनी हो गई 2L1 और अपॉन में L1, ठीक है। इसका क्या हो गया आपका होल स्क्वायर और -1, ठीक है, और इंटू 100, L1 से L1 कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 100 300 मतलब 300%। सो आंसर डी इज करेक्ट। क्लियर। तो मैं आपको बस ये देखा, ये दोनों क्वेश्चन इस वजह से कराए हैं कि आप कहीं ऐसा ना करें कि गलती से वो वाली मेथड यहाँ लगा दें कि 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, तो उस हिसाब से देखोगे तो डेल्टा एल अपॉन एल है 100 तो 200% आएगा आंसर, ठीक है, और आप इस आंसर को सही करके आ जाते। क्लियर। तो ये आप एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए, ये मेथड आप डायरेक्ट मेथड तभी करेंगे जब परसेंटेज चेंज बहुत मतलब पॉइंट्स में दिया हो तभी करेंगे। और अगर आपको परसेंटेज ऐसे दिया हुआ है 10%, 5%, 8%, 200%, 100%, तो फिर आप विधिवत तरीके से ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब बच्चों ये देखिए, 2 बड़े गजब के क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये जेई नीट ये कहीं न कहीं किसी न किसी कंपटीशन में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ दिस सेम मटेरियल। क्वेश्चन को बड़ा थोड़ा गहराई से पढ़ा कीजिए, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। सेम मटेरियल का मतलब रो सब के लिए सेम है, ठीक है, एंड आर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है तो रो सब की सेम है, ठीक है। विच वन ऑफ देम हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विच वन ऑफ देम हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आपको 4 वायर दिए हुए हैं कि पहला वायर है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर है 0.5 mm, दूसरा वायर है जिसकी लेंथ है 100, डायमीटर 1 mm, तीसरा वायर है जिसकी लेंथ है 200 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2 mm, और फोर्थ वायर है जिसकी लेंथ है 300 सेंटीमीटर और डी है आपका 3 mm, ठीक। अब बोले यार कैसे पता करें, तो बड़ा सिंपल है भाई, रेजिस्टेंस एल डी ए इन सब में क्या रिलेशन होता है, रो
L अपॉन A। तो रो तो सबकी सेम है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या कहिए R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन R स्क्वेयर, या कहिए R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन डायामीटर का स्क्वेयर। बन गया रिलेशन। अब इसका मतलब ये है बच्चों, R मैक्सिमम उसके लिए होगा जिसके लिए L अपॉन लेंथ और डायमीटर के स्क्वायर का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लेंथ रखी 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये सब सेंटीमीटर में मीटर में कर देंगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप करिएगा, ठीक है। तो लेंथ को 50 रखा, यहाँ पे डायमीटर 0.5 mm है, mm को भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे उसका, दोनों का रेशियो निकालो। सिमिलरली 100 और ये 1 mm, इन दोनों का रेशियो निकालो, सेंटीमीटर को और mm को मीटर में कन्वर्ट करके, फिर इन दोनों का रेशियो निकालो, फिर इन दोनों का रेशियो निकालो। इन चारों में से जिसके लिए ये रेशियो सबसे ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कह रहा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन डी स्क्वायर का रेशियो, तो L अपॉन डी स्क्वायर का रेशियो जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगा मीन्स उसका R सबसे ज़्यादा होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन ए इस वाले के लिए सबसे ज़्यादा रेशियो आएगा ये, ठीक है बच्चों। अब साहब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट भी है नहीं आपके लिए, कि मासेज ऑफ 3 वायर्स, आपको मास दिए हुए हैं 3 वायर्स ऑफ कॉपर, तीनों वायर कॉपर के हैं, मतलब रेसिस्टिविटी सबके लिए सेम हो गई। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिविटी, आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। 3 वायर के अलग अलग मास हैं और उनका रेशियो है 1:3:5 एंड देयर लेंथ आर इन रेशियो ऑफ 5:3:1, ठीक है। तो वो कह रहा था रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेज आर। अब चक्कर बन गया बच्चों, चक्कर ये बन गया कि रेजिस्टेंस में मास कहाँ से आ गया, रेजिस्टेंस तो रो एल अपॉन ए होता है, रेजिस्टेंस तो रो एल अपॉन ए होता है, बोले यार इसमें मास कहाँ से आ गया। तो अब बच्चा क्या करेगा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रो एल अपॉन ए, है ना। तो एल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और एल का रेशियो जो होगा 5:3:1 वही रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, और फटाफट से बी को क्या कर देगा, टिक कर देगा। यही सोच रहे हो ना आप? नहीं, ये नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन में मास दिए हुए हैं तो की पॉइंट है बच्चों कि इफ लेंथ एंड मास ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज गिवन, इफ लेंथ एंड मास ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज गिवन देन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। तो ये आपने कर लिया होगा, इसे तो हम मिटा देते हैं अब, ठीक है। ये हो गया साहब, ये क्वेश्चन आप करिएगा जरूर, ठीक है, सॉल्व करना है बस अब आपको। अब देखिए साहब, ठीक, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर अपॉन M, कब, जब कंडक्टिंग वायर्स के आपको लेंथ और मास गिवन हो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, बात सही भी है, पता होना चाहिए भाई ये फॉर्मूला आ कैसे गया, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो कैसे आया ये फॉर्मूला, कि ये है सपोज एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ है सपोज L और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, और इसका मास है M, और इसकी डेंसिटी है D, डेंसिटी मास डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम वाली, तो डेंसिटी हो जाएगी बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास हो जाएगा इस वायर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। और इस वायर का सिलिंड्रिकल वायर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, और इंटू आपका D, क्लियर। ये हो गया साहब इसका मास, क्लियर कि नहीं। अब साहब हमें देखिए गौर से, एल स्क्वायर अपॉन एम मतलब मास और लेंथ के टर्म्स में लाना है, मतलब हमें एरिया को क्या करना है, एलिमिनेट। यहाँ से एरिया की वैल्यू निकालो बच्चों, एरिया की वैल्यू निकालेंगे तो एम अपॉन हो जाएगा एल इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए की जगह क्या रख देंगे M, और अपॉन में एल डी आपका यहाँ जाएगा, तो रो एल स्क्वेयर और इंटू डी और अपॉन में M आ गया। अब एक ही मटेरियल है तो रो तो सबके लिए सेम, डेंसिटी सबकी सेम, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन M। ये कॉन्सेप्ट थी इसमें, ठीक है बच्चों। अब मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे, बस अब कुछ नहीं है। तो 3 वायर हैं, तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 हो जाएगा बच्चों L1 स्क्वेयर अपॉन M1 रेशियो L2 स्क्वेयर अपॉन M2 रेशियो
L3² और अपॉन M3। अब L1 कितनी है बच्चों, लेंथ आर इन रेशियो 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और M1 है हमारा 1, ठीक है, रेशियो। L2 है हमारी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और M2 है हमारा 3, ठीक है, रेशियो। अब साहब ये है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये है आपका कितना रेशियो 25, 5, ठीक है, ये आ गया। अब साहब ये आ गया हमारा 25 रेशियो 3 रेशियो 1/5, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 125 रेशियो 15 रेशियो 1 इज द आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब बच्चों एक लास्ट पॉइंट और करते हैं और उसके बाद हम लेक्चर को विराम देते हैं। तो बच्चों लास्ट पॉइंट है आपका ये इस लेक्चर का कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग बॉडी, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग बॉडी इज नॉट यूनिक बट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। मीन्स ये एक बॉडी है और यही बॉडी ये है, एक ही बॉडी है, ठीक है। तो ऐसे लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए कि ये बॉडी है साहब एक, है ना, तो वो कह रहा है कि इस बॉडी का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि इस बॉडी का रेजिस्टेंस 10 ओम है साहब, कैसे भी मतलब बैटरी को कनेक्ट करो। अगर हम बच्चों बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं इस एंड से और इस एंड से, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, और इसी बॉडी को अगर हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो फिर इस बॉडी का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस बच्चों एरिया और लेंथ मतलब ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, तो करंट कैसे फ्लो होगी, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो करंट के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है वो ये है बच्चों। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A में R इज इक्वल टू रो और लेंथ कौन सी होगी, यहाँ से करंट की डायरेक्शन में चलेंगे ना हम एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव इधर चलना है, तो A हो गई लेंथ, तो रो L मतलब लेंथ हो गई A अपॉन एरिया। तो करंट के परपेंडिकुलर, ये करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट के परपेंडिकुलर यही तो एरिया है ये वाला, तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे, ये साइड B और ये साइड आपका C, ये साइड आपकी कितनी है C, है ना, ये C, ठीक है। तो B इंटू सी, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया B इंटू सी, तो ये हो गया इस केस में आपका रेजिस्टेंस। अब वही बॉडी है बच्चों, अब हमने क्या किया, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला इस एंड के अक्रॉस हमने बैटरी को कनेक्ट किया। तो मान लो ये है हमारा पॉजिटिव और ये है हमारा नेगेटिव, तो करंट अब ऐसे फ्लो होगी बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव आई, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो, तो मटेरियल तो सेम ही है ना। अब लेंथ कौन सी लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव चलेंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चलेंगे तो इस लाइन के पैरेलल ही तो चल रहा है, और ये लाइन कितनी है बच्चों B, तो कहने का मतलब लेंथ हो गई B अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है, करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है ये वाला, तो ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है A और ये कितनी है ब्रेथ A इंटू C, तो एरिया हो गया साहब A इंटू C, तो इस केस में इसका रेजिस्टेंस होगा ये। तो बॉडी एक ही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही हमने चेंज किया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते ही एक ही बॉडी का रेजिस्टेंस बच्चों क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि एक ही बॉडी का रेजिस्टेंस यूनिक नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि उस बॉडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे लगाया है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।